हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। एजुकेशनल विजय पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हुआ करती थी, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बस एक्चुअली है क्या इसमें कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर दें जीरो के, क्या कर दें, इक्वेट कर दें जीरो के, तो जो फॉर्म हमको मिलेगा उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, ये क्वाड्रेटिक का सीधा सा मतलब है कि जो भी आप पॉलिनोमियल लेके चलोगे उसकी डिग्री 2 होगी। लेकिन अब उसको पॉलिनोमियल भी नहीं कहोगे आप, क्योंकि मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल को इक्वेट करना है, बराबर करना है, किसके करना है, जीरो के दिखा देना बराबर। यानी कि उसमें देखो, जब आप बराबर करके लिखोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन मतलब क्या हुआ, जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करे। जैसे अगर आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जाए कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहीं से बात आगे बढ़ेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, याद करिए, ax² प्लस bx प्लस c। डिग्री 2 का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था। और अभी हमने क्या बोला, एज पर द डेफिनेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेट होता है टू जीरो, किसके, जीरो के बराबर हो जाता है, तो गाइस जो आपको ये नया फॉर्मेट मिल जाता है उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो बस इतनी सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या बात है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो के, जो फॉर्म दिखा भाई वही हमारा है क्वाड्रेटिक। सबसे पहली बात इसमें क्या आती है, पहचान करना। क्या पहचान करना कि जो भी लिखा गया है क्या वाकई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। जैसे कुछ आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं और समझाते हैं कि हर डिग्री 2 का इक्वेशन जो दिख रहा है, कहते हैं ना जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। तो हर एक ऐसा इक्वेशन जो डिग्री 2 का हो, जरूरी नहीं कि वो क्वाड्रेटिक ही होगा। आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा। जैसे अभी आप यहाँ पे इस बोर्ड पे देख पा रहे होगे, इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है ऊपर कि चेक करके बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहोगे इसकी डिग्री तो भाई 2 है, यानी इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो तो क्वाड्रेटिक है। राइट पार्ट पे आओगे, इसकी भी आपको डिग्री 2 लगभग कह सकते हैं, हालांकि भी इसको होल स्क्वायर में हटाना पड़ेगा, तभी इसके बाद हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक डाउट बन सकता है, एक क्रिएट हो सकता है डाउट कि ये तो भाई डिग्री 2 का दिख रहा है, इसलिए बिना सॉल्व किए आप बोल दोगे कि हाँ डिग्री 2 का हो सकता है। कुछ लोग बोल भी दिए होंगे, लेकिन देखिए एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी कैसे नहीं है ये हम सॉल्व करके जानेंगे। सॉल्व करके जाने का मतलब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की बात मैं कर रहा हूँ। लेफ्ट पार्ट आपका ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, देयर इज़ नथिंग टू सॉल्व, जैसे का तैसा लिख लो, मतलब राइट डाउन द लेफ्ट पार्ट एज इट इज़। आते हैं राइट पार्ट पे, ये बोल रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। आइए इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि मैंने a का स्क्वायर कर दिया, फिर मैं चलता हूँ b का भी स्क्वायर पहले कर लेता हूँ। b का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, और फार्मूला होता है माइनस 2ab, तो 2 2 जा, ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब इसके बाद डेफिनेशन क्या बोलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि एक तरफ आपके पास जीरो होना चाहिए। यानी क्या करेंगे आप, इस सारी चीज़ को उठाकर आप एक तरफ कर लीजिए, या तो लेफ्ट को राइट में लेकर आइए या फिर राइट को लेकर के लेफ्ट में जाइए। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है कि एक तरफ क्या होना चाहिए, इक्वेट होना चाहिए जीरो के, मतलब वो चीज़ इक्वल किसके हो, जीरो के हो। अब जीरो वहाँ पे कैसे आएगा, जब आप ये सारा मटेरियल जो भी आपके पास यहाँ पे राइट साइड में चीज़ें हैं उसको उठा करके लेफ्ट में ला दीजिए, या फिर लेफ्ट की सारी चीज़ें कहाँ ले जाइए, राइट साइड में। तो एक तरफ मतलब आपको खाली कर देना है, वहाँ पे जीरो छोड़ देना है। तो गाइज इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, चलिए इसको लेकर इधर चले आते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास था x² प्लस 3x प्लस 1, वो हमने लिख लिया। ये सारा मैटर इधर आ रहा है तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, x² बन जाएगा माइनस x², ये 4 हो जाएगा हमारा -4, ये जो -4 था ये आपका बन जाएगा +4x, और राइट से सब कुछ उठा लिया है, मतलब वहाँ पे हमारा क्या बचा, 0, राइट। अब इसके बाद ये देखिए कि कौन कौन किससे डिविजिबल है, मतलब कौन किसके साथ लाइक टर्म्स हैं। x² आपस में लाइक टर्म्स हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, भाई यहीं पे 0 हो जाएगा। ये है आपका 3x प्लस का, ये है आपका 4x प्लस का, प्लस को ऐड करना पड़ता है।
तो 3 और ये 4 मिला के बन गया 7x। ये है 1, ये है -4, 1 - 4 कितना होता है -3, और हमारे पास राइट में क्या बचा है 0। अब देखिए ये आपका सॉल्व हो चुका है। सॉल्व हो चुका मतलब क्या हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखकर डिसाइड करिए कि क्या इसकी डिग्री 2 है, क्या इसकी डिग्री, अगर इसकी डिग्री 2 है तो आप इसे कह सकते हो, लेकिन भैया इसकी जो डिग्री है लिखोगे, जो डिग्री ऑफ एबव इक्वेशन, एक्चुअली अब इसको आप इक्वेशन ही कहोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसके एक तरफ 0 आ चुका है, मतलब इसमें 2 साइड हो चुकी है। तो बोलोगे जो डिग्री इस इक्वेशन का है वो कितना होगा, तो x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर देख लीजिए, पावर वहाँ पे 1 ही होगी, तो हम बोलेंगे जिसमें जो डिग्री इस इक्वेशन की है वो 1 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल नहीं है, तो ये है क्या, लीनियर है। तो ये बात मतलब यहाँ पे आती है कि हर क्वाड्रेटिक दिखने वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होता। आइए हम क्यूबिक का भी चेक करते हैं कि हर क्यूबिक भी दिखने वाला इक्वेशन क्यूबिक नहीं होता है, या ऐसे बोलें कि हर क्वाड्रेटिक न दिखने वाला इक्वेशन जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक न हो, वो क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स आगे मैंने एक और एग्जांपल लिया, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 टू द होल क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर वही बात आ रही है, चेक करना है आपको कि क्या ये क्वाड्रेटिक है। देखिए एक बार देखने से तो लग रहा है कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब लगा हुआ है, वहाँ पर तो मान लीजिए होल क्यूब लगा हुआ है। तो ये तो बस ऐसे देखकर आप नहीं बोलोगे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप डेफिनेटली उसको सिंप्लीफाई करोगे और उसके एक साइड में, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, आप 0 लेकर के आओगे। मतलब सारा पोर्शन आप उठा करके एक तरफ लेकर आएंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू बचेगी उसके आधार पे आप डिसीजन लेने वाले रहेंगे कि हाँ ये है या नहीं है, राइट। तो वैसा कुछ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके भी राइट साइड में तो भाई क्यूब है, होल क्यूब, लेकिन लेफ्ट का पोर्शन ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके हमें गिवन है। तो लेफ्ट के पोर्शन को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी कि x³ - 4x² - x + 1 को हमने वैसा ही रख दिया। आते हैं उसके राइट साइड पे। राइट साइड में क्या लिखा है, x - 2 का होल क्यूब, यानी गाइज ये a - b का होल क्यूब है। आपको होल क्यूब एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी a³ करेंगे आप, याद होगा फार्मूला आपको, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ -3ab और फिर ब्रैकेट में a - b। तो हमने a³ कर लिया, फिर आते हैं हम -b³ पे, b की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया, राइट। फिर फार्मूला क्या होता है, -3a²b। तो 3 हमने लिखा, 3 के साथ हमने a का स्क्वायर किया, मतलब x² होगा, b को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, यानी हमारा हो गया 6x²। ये क्या है, तो गाइज ये आपका है -3 × 2 = 6x², यानी कि 3a²b, और फिर प्लस हमारा हो जाएगा क्या, 3ab²। b का स्क्वायर किया, हमको 4 मिला, 4 × 3 = 12x, ये हो गया। ये आपका पूरा हो गया a - b का होल क्यूब। अब इसके बाद थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करिए और करके चेक करिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि सारा पोर्शन जो आपके पास लेफ्ट में सब लेकर आप राइट में चले आइए। देखिए मैं लेफ्ट के पोर्शन को ब्लू से लिखूंगा और राइट वाले को ब्लैक से लिखूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे x³ था तो मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए मेरे पास राइट साइड में भी x³ है, तो उसको मैं लेकर आ रहा हूँ। इसकी देखिए मैं साइन चेंज कर दूंगा, ये प्लस था बन जाएगा माइनस, राइट। अब जो लेफ्ट साइड में बचा है -4x², मैं इसको लिख लेता हूँ। अब इसके बाद देखिए कि मेरे पास और भी स्क्वायर है जो कि यहाँ पे यानी कि राइट साइड पे है, इसको मैं लेके आ रहा हूँ लेफ्ट साइड में। साइन इसके चेंज कर दूंगा, वो था -6x² और मैं उसको लिखूंगा प्लस का 6x²। अब आते हैं डिग्री 1 यानी x के पास। तो गाइस देखिए मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट में है -x, फिर मैं चेक करूँ क्या मेरे पास राइट में कहीं पर x है, तो कहोगे यस सर यहाँ पर है, उसको लेकर आते हैं, साइन चेंज कर देंगे, वो आपका बन जाएगा -12x। इसके बाद बारी है कांस्टेंट टर्म्स की। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट में मेरे पास 1 था, वो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं आता हूँ राइट साइड में। राइट में मेरे पास कांस्टेंट था -8, आके बन गया +8, और राइट साइड मेरे पास कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा 0। क्या किया गया फिर समझते हैं। देखिए इस लाइन में राइट साइड के जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स को लेकर के मैं लेफ़्ट साइड में आया हूँ, और लेफ़्ट साइड में आकर के उन आपकी पहचान के लिए मैंने उनको ब्लैक में लिखा है। जो भी ब्लैक में लिखे गए हैं वे सभी राइट साइड के पोर्शंस हैं, सबके साइन चेंज करके मैंने लेफ़्ट में लिखा हुआ है।
और जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं ये तो सारी जो चीज़ें हैं ये तो लेफ्ट के ही थे, तो उनके बिना साइन चेंज किए जैसे थे वैसे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद आपको ये करना है कि अगर ये कहीं कहीं पर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दीजिए, यानी कि प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, या फिर वो कट करके जीरो हो सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x³ माइनस x³ भाई ये तो हमारा कट गया, -4x² प्लस 6x², यानी प्लस का आपका 2 हो जाएगा, तो ये हम लिख लेते हैं 2x²। यहाँ पर आते हैं, दोनों माइनस माइनस हैं, समान चिन्हों को जोड़ते हैं, तो -12 और -1 हो गया माइनस का 13x। यहाँ पे आ जाइए 8 + 1 आपका हो गया 9 और इक्वल में क्या हो गया 0। अब आप इसको देख करके डिसाइड करिए कि ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, क्योंकि आप अब जितना हद तक हो सकता था सिंप्लीफाई आपने कर दिया। ध्यान रखिएगा, अभी आप इसको फैक्टराइज वगैरह करने के प्रयास में नहीं पड़ेंगे, अभी सिर्फ हमको ये करना है, चेक करके बस बताना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आप लिखोगे द अबव इक्वेशन हैज़ डिग्री 2 देयरफॉर दिस वन इज़ क्वाड्रेटिक, दिस वन इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस आपको दो मैंने एग्जांपल दिया जहाँ पे आपको मैं चेक करके बताया कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। जो पहला एग्जांपल लिया था वो क्वाड्रेटिक लग रहा था लेकिन वो क्वाड्रेटिक था नहीं, और जो दूसरा एग्जांपल लिया ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा था लेकिन मेरे भाई ये सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक बना। जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं, इसको आप याद रखें। सो गाइस देखिए, अभी मैंने एक सिचुएशन लिया है, एक मैंने लिया है वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पर बोला ये जा रहा है, एक काफ़ी लंबा चौड़ा टर्म लिखा हुआ है। इसमें करना क्या आपको है, कहा यह जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए। माने कि क्या है बात कि मुझे इसका इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन ये है, कहा जा रहा है कि जो एक ट्रेन है वो ट्रेवल करता है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर किसी यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्पीड से, हम बोले किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, बस इतनी सी बात है। और गाइस देखिए आगे चल के बोल रहा है कि वही स्पीड आपको पता करनी है। तो 480 किलोमीटर ट्रेन जा रही है किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अब आगे बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो उसी ट्रेन को उतना ही दूर जाने में 3 घंटे और लग जाएंगे। सही बात है भाई, अगर आप स्पीड कम करोगे तो समय आपका तुरंत बढ़ जाएगा, स्पीड आप बढ़ा दोगे तो समय आपका घट जाएगा। ये तो भाई कॉमन सी बात है। तो कितना स्पीड कम कर रहा है, 8 किलोमीटर हर घंटे कम कर देगा, तो उसका समय 3 घंटे बढ़ जाएगा, दूरी उतनी ही जानी है। और सवाल क्या है कि हमें उसी इसकी स्पीड को ही पता करना है, उसी के लिए मतलब स्पीड के लिए एक आप एक्सप्रेशन बना के दिखाइए जो क्वाड्रेटिक हो। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर देते हैं। देखिए अगर वही स्पीड आपको पता करनी है तो आप स्पीड के टर्म्स में लेकर आएंगे ना चीज़ों को, और स्पीड के टर्म्स में लेकर आने का मतलब आप उसकी स्पीड को जो भी लेट करोगे आपका इक्वेशन उसी के टर्म्स में आना चाहिए, राइट, ये बात है। तो लेट कर लेते हैं इसकी स्पीड जो x है, लेट क्या कर लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है जो भाई हमको पता करनी वो कितनी हो, x किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाए, x किलोमीटर पर आवर हो जाए। ओके देखिए थोड़ा आप चीज़ आप गौर करना शुरू करिए। ये स्पीड आपका है, डिस्टेंस हमें गिवन है कि डिस्टेंस 480 किलोमीटर का है। तो स्टूडेंट एक बात आप बताओगे, अगर आपको डिस्टेंस पता हो 480 किलोमीटर, स्पीड को आपने मान करके पता कर लिया x किलोमीटर पर आवर, तो क्या आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो? आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन तो पता होगा ना। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अगर अपॉन स्पीड आप कर लेते हो तो बड़े आराम से मेरे भाई आप टाइम पता कर लोगे। यानी कि टाइम को भी हम चाहते हैं कि वो x के वेरिएबल में ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका है 480 किलोमीटर, आपने डिस्टेंस को लिखा 480, टाइम आपको निकालना है इसलिए इसको डिवाइड कर दोगे स्पीड एन एक्स के साथ। तो गाइस जो अभी आपकी आई है 480 अपॉन एक्स, ये क्या आई हुई है, टाइम आई हुई है, इतना आवर। समझ बात आ रही है? ये आपका सब ओरिजिनल था। ओरिजिनल मतलब जो पहले था, जो गाड़ी की यूनिफॉर्म स्पीड थी उसी की टर्म्स में सारी बातें आ रही हैं। अब स्पीड को वो बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं था,
अभी आपको अप्रोच अगर करना है तो पहले आपको एक बेसिक आइडिया लेके चलना पड़ेगा। आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, स्पीड को जो भी मानोगे, डिस्टेंस अगर आपको प्रोवाइडेड है तो डिस्टेंस और स्पीड का आप रेशियो करके टाइम पता कर लोगे, और टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 400 अपॉन x आवर्स। ठीक है, ये स्पीड, ये डिस्टेंस और ये क्या आपका है, टाइम, तीनों आपको मालूम चल गया। अब आगे पढ़िए जो कहता है वो। अब ये लिखता है कि अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर हर घंटे क्या कर दें भाई, कम कर दें। चलिए हम भी स्पीड को कम ही कर लेते हैं। देखिए अब वो नए बना रहा है सिचुएशन, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे कुछ पार्टीशन कर लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर हर घंटे कम हो जाए। देखिए स्पीड कितना था पहले, x था, अभी आपने एलिट किया हुआ है। अगर स्पीड x था और वो 8 घंटे कम करने की बात कर रहे हैं तो आपकी जो ये न्यू स्पीड है वो कुछ आएगी x माइनस 8। सही कह रहा हूँ मैं, वो स्पीड कितनी थी पहले, x थी, हर घंटे 8 किलोमीटर कम कर रहे हैं हम, यानी कि हर घंटे यानी कि पर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्पीड नई वाली है वो अब हो जानी चाहिए x माइनस 8। फिर होता क्या चीज़, ध्यान दीजिए, फिर होता ये है कि जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। टाइम पहले कितना लगता था, 480 अपॉन x। ठीक है, टाइम पहले लगता था 480 अपॉन x, ये टाइम पहले लगता था। लेकिन अभी इस नई टाइम के आधार पे, मतलब जो नई स्पीड 8 घंटे कम हो गई है तो समय आपका 3 घंटा बढ़ गया, तो आप इसी टाइम में क्या करिए, 3 घंटे जोड़ दीजिए और बोलिए अब इतने घंटे लगेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, स्पीड पहले x था, स्पीड 8 घंटा कम किया हर घंटे के हिसाब से, तो नई स्पीड x माइनस 8 हो गई। अब जब नई स्पीड घट गई मेरे भाई तो टाइम आपका 3 घंटा बढ़ भी तो रहा है ना, तो जो आपका ये टाइम था, ये जो आपका टाइम था, आप इसमें क्या करिएगा, 3 घंटे बढ़ा दीजिएगा, राइट। लेकिन एक बात गौर करिएगा कि इन सभी सिचुएशन के दौरान डिस्टेंस में आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। डिस्टेंस आपका 480 था, अभी भी 480 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपको स्पीड मिल गया, नया सिचुएशन के परिपाटी के अनुसार आपको नई स्पीड मिल गई, नई टाइम मिल गई, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। अब आप इन सभी को मिला करके एक नया एक्सप्रेशन बना दीजिए। आइए काम करते हैं, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे मैं इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं। सिर्फ मैं क्वेश्चन ही यहाँ से हटा रहा हूँ। तो हम बातें क्या कर रहे हैं गाइस, अगर स्पीड x माइनस 8 है, टाइम आपका इतना है, डिस्टेंस आपका ये है, तो आप इसको एक एक्सप्रेशन बना के छोड़ दीजिए और एक्सप्रेशन के मुताबिक मैं इसको एक काम करने वाला हूँ। अब मैं इन तीनों चीज़ों को एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम ऑलवेज गिव्स अस डिस्टेंस। आपको ये बात तो याद ही होगी। तो अब आप जो नया सिचुएशन आपको मिला था इसको ला के यहाँ पर पुट कर दीजिए। नई स्पीड आपकी x माइनस 8 है, यहाँ पर लिखा हमने x माइनस 8, मल्टीप्लाई लगा दिया। आते हैं टाइम के पास। ये टाइम आपका है 480 अपॉन x प्लस 3। यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 480 बाई x प्लस 3। और ये किसके बराबर होगा भाई, डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस क्या आपका है 480, ये आपने लिख दिया। अब सिर्फ आपको इसी को सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलिए थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है गाइस, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। चलिए x उठा के मल्टीप्लाई करिए। पहले ब्रैकेट x लिया हमने, अब दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए x मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो x यहाँ पे आएंगे न्यूमरेटर के पास, x से कैंसिल होगा, बचेगा आपका 480। यहाँ पर लिख दीजिए आप 480। फिर ये x मल्टीप्लाई 3 से करेगा तो बन जाएगा आपका ये 3x। ठीक है, अब इसके बाद अब -8 मल्टीप्लाई इसमें अपॉन x था, लगा दिया हमने। फिर ये हो गया 3 8 जा 24 इक्वल क्या था 480, ये हमने वहाँ पे लिख दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, x को उठा करके इस पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, -8 को उठाकर दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हमने, और यहाँ पे हम इरेज कर लें। अब इसके बाद देखिए ये भी आपका है 480, इसको आप उधर भेज दीजिए। ये 480 जाके वहाँ पे माइनस होगा, मतलब इससे पूरा पूरा वो कट जाएगा। दो अलग अलग साइड हैं, दोनों के समान चिन्ह है, ऐसे हम काट सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे ये मिला आपका 3x माइनस ये -24 इक्वल वहाँ हो गया 0।
एक काम करिए, अगर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो क्यों ना इसका हम एलसीएम कर लें। एलसीएम कर लें मतलब यहाँ बात मैं कर रहा हूँ एक प्रकार से उसको सिंप्लीफाई कर लेने की। तो गाइज ये आपका हो जाएगा 3x², इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। एक शॉर्ट ट्रिक होती है एलसीएम लेने की, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के साथ उसी साइड में। तो x यहाँ मल्टीप्लाई करके ये बन गया, इसके नीचे x था तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसा था वैसे रह जाएगा। 24 को मल्टीप्लाई ये दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मतलब क्या, x ही तो है, x मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 24x। पूरे के डिनोमिनेटर में बचेगा x और इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 0। 0 का मतलब आप 0/1 ले लीजिए। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई ये सब करेंगे वही रहेंगे, लेकिन जब x से मल्टीप्लाई 0 करेगा तो x यहाँ से वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। यानी गाइस अगर इसका डिनोमिनेटर हम हटा देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, ये बात यहाँ पे है। और थोड़ा सा और एक काम करिएगा, इस थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि बड़ी पावर, इसके बाद ये छोटी पावर, छोटी मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, पावर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर, इस क्रम में लिख के आप छोड़ दीजिए। अगर चेक कर लीजिए कि क्या ये आपका जो है कि 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है, तो हम पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 इक्वल्स 0। तो गाइज ये आपका वो इक्वेशन था जिसकी डिमांड थी। आपने स्पीड ऑफ ट्रेन को x km/h माना था ना, तो गाइस अगर उस ट्रेन की स्पीड आपको पता करनी है तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो आपका होगा x² - 8x - 1280 इक्वल 0। गाइस तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, जहाँ पर एक बार फिर से हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना सीखना है। देखिए आज का जो भी लेक्चर हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को अलजेब्रिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करने के ही लिए है, राइट। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ओके। अब बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, अभी से 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी उसका प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करके आपको आंसर मिल जाएगा 360। और हम इस प्रयास में हैं कि हम किसी प्रकार से रोहन की प्रेजेंट एज को पालें। ये गाइज हमारा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब की बार हमारे पास जो क्वेश्चन वहाँ पे 2 लोग हैं, रोहन और उसकी मदर है, 2 लोग हमारे पास हैं। और हमें पता क्या करना है, मदर की एज नहीं पता करनी गाइज, हमें पता करनी है रोहन की एज, वो भी प्रेजेंट वाली। तो यहाँ पे हम रोहन की एज को एज्यूम करेंगे, क्योंकि जो भी हम मानेंगे, जो भी वेरिएबल हम जिस चीज़ को लेके मानेंगे, हमारा इक्वेशन उसी टर्म्स में बनेगा। तो अगर हम रोहन की प्रेजेंट एज को पता करना चाहते हैं तो रोहन की प्रेजेंट एज को ही वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसको x मानना पड़ेगा। x मानिए, y मानिए, a मानिए, वट एवर द वेरिएबल यू वुड लाइक टू टेक, आप ले सकते हो, लेकिन ले सकते हो यार, हटाओ क्या, लेकिन आते हैं इसके सलूशन के पास। तो रोहन की प्रेजेंट एज की बात है, जैसा मैंने बोला लेट कर लेते हैं, आइए लेट कर लेते हैं कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो x है, रोहन भैया की जो प्रेजेंट एज वो कितनी है, x ईयर्स है। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी भी है और उनकी मम्मी उनसे 26 साल बड़ी हैं। तो भाई जो मदर्स एज है, जो मदर्स एज है वो हो जाएगी x + 26 ईयर्स। सही कह रहा हूँ मैं आपको। देखिए ये आपका चैप्टर 3 नहीं है जहाँ पे x और y 2 अलग अलग वेरिएबल्स आप मानोगे, समझ गए बात। हाँ मान सकते हैं आप, अगर आप बहुत बड़ी सवाल होती तो आप मान सकते थे, तो उसके ला के वैल्यू यहाँ पुट कर लेते। यहाँ पे उतनी बड़ी सवाल है नहीं, ये छोटी सी बात है। अगर रोहन भाई साहब की प्रेजेंटेज x होगी तो उनकी जो माता यानी जो आंटी जी हैं उनकी प्रेजेंटेज कितनी हो जाएगी, x + 26 ईयर हो जाएगी। अब देखिए तो उनकी देखिए दोनों ये प्रेजेंटेजेस हैं दोनों लोगों की। ये बोल रहे हैं उनकी एज को प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अभी नहीं मल्टीप्लाई करना है, आज से 3 साल के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम 3 ईयर के बाद रोहन और उनकी माता की जो एजेस हैं वो क्या होंगी ये पता कर लेते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे एजेस ऑफ रोहन एंड हर मदर आफ्टर 3 ईयर, वो कितने कितने हो जाएंगे।
तो 3 साल के बाद किसी को भी देखोगे भाई तो वो कुछ ना कुछ बदल जाएगा मतलब उसकी एज बढ़ जाएगी, ये मेरे कहने का मतलब है। अगर आज कोई x ईयर का है तो यही जो रोहन है ये 3 साल बाद x+3 ईयर के हो जाएंगे। अगर इनकी मम्मी आज x+26 ईयर की हैं तो इनकी जो मदर की एज है वो जो भी एज है उसी में 3 साल बढ़ा दिया जाएगा। यानी x+26 था, अब x+26 में हम एक और +3 कर देंगे। तो इसको एक काम करते हैं, 26 + 3 आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो 29 हो जाएगा, तो क्यों ना वही लिख दें। लिख लो यार, क्या दिक्कत है। तो ये रोहन हो गया और ये क्या हो गई, उनकी मम्मी हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ दी रेस करना है। और वो कितना आएगा 360। तो यार कर लो ना, क्या दिक्कत है। इसको हटा लेते हैं ना क्वेश्चन को। बस याद रखिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा 360। तो ये रोहन की एज है और ये मदर की एज है, दोनों को इनटू करा के इक्वेट कर दो 360 के, सिंपल। तो मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लें तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर द क्वेश्चन वी आर नाउ इन ए पोजिशन टू मल्टीप्लाई द एजेस ऑफ रोहन विद हर मदर। यानी कि x+3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x+29 से, और जो हमारा इक्वेशन है वो तो हटा दिया, लेकिन मेरे को याद है इतना भुलक्कड़ नहीं मैं, ठीक है। और वो कितना हो गया 360। अब इसके बाद चलिए इसको मल्टीप्लाई फटाफट कर लीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा आपका भी, मैं भी आराम करूँगा। तो x मल्टीप्लाई x से किया हो गया x का स्क्वायर, 29 मल्टीप्लाई x से किया बन गया 29x, 3 मल्टीप्लाई x से किया बन गया 3x। अभी 3 मल्टीप्लाई करेगा 29 से तो आपका हो जाएगा 87। सही कह रहा हूँ ना, चेक कर लीजिएगा। और ये क्या इक्वल है 360, हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी ये याद करिए, आपने जब शुरुआत में वीडियो आपने देखा होगा कि मैं सारी चीज़ों को लेके लेफ़्ट में आ रहा था या फिर राइट में लेके आ रहा था, मतलब मैं एक तरफ 0 बचा रहा था। मतलब क्या है, मैं उस तरफ कुछ भी नहीं छोड़ रहा था, सब उठा ले रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए राइट साइड में हमारे पास 360, उठा लीजिए वहाँ से उसको। तो x² प्लस क्या, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, दोनों आपकी वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स में है। 29 + 3 = 32x। तो x² प्लस कितना हो गया 32x। 87 है और आगे से घटा दिया जाएगा हमें किसको, 360 को। तो माइनस करके आप यहाँ पे लिख लीजिए 10 - 7 आपका 3 हो जाएगा, ठीक कह रहा हूँ। यहाँ बचा 35, 35 - 8 करेंगे तो क्या 27 आएगा। और ये नेगेटिव था, आपने लगा दिया। और आगे हमारे पास जो दो चीज़ें थी, कौन कौन सी, x² और 32x, ये लिखते हुए बराबर हमने कर दिया 0। और देखिए ये आपका जो इक्वेशन है ये क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। तो एक बार माइनस हम चेक कर लें। तो 7 3 10 8 7 15 16 सही है आपका माइनस, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में जहाँ पे हम जानेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और एक बात, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्या जाता है।